नमस्कार दोस्तों, चलिए आते हैं ट्राई सेलुलर मेरीडियोनल मॉडल। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था जिसमें प्रेशर सिस्टम्स को हम लोगों ने पढ़ा। तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई ये वीडियो जो होगा वो उस वीडियो का अलाइड पार्ट है, मतलब दोनों एक दूसरे के भाई बहन हैं, आप समझ लीजिए। एक दूसरे के बगैर नहीं चल सकता, दूसरा पहले के बगैर नहीं चल सकता, तो आप लोग को ये पहले समझना होगा। इसीलिए वो वाला वीडियो अगर आप लोगों ने ना देखा हो तो उसको देख के यहाँ पे आइएगा। अगर उस वीडियो वाले को देख लिया होगा तो इस वीडियो को पक्का देखिएगा, ठीक है। तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। क्या है ये ट्राई सेलुलर मेरीडियोनल मॉडल? ये आपको मैंने फोटो दिखाया था पहले, डायग्राम दिखाया था, इस बार वापस से दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये आपका मॉडल बता रहा है कि आपका जो एक एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, आपका जो एक हेमिस्फीयर, ये आपका नदर्न हेमिस्फीयर है और ये नीचे आपका सदर्न हेमिस्फीयर है। ठीक है, हर एक हेमिस्फीयर के अंदर तीन सेल्स हैं, तीन डिफरेंट सेल्स हैं जो कि आपके सारे एटमॉस्फेरिक एक्टिविटीज को या वेदर एक्टिविटीज को, जितने भी आपके वेदर इवेंट्स वगैरह हो रहे हैं उन सबको मेंटेन करने का, रेगुलेट करने का या फिर उनको मैनेज करने का जो काम कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से देखा जाए जो भी हो रहा है वो इनकी तीनों की वजह से हो रहा है और किसी वजह से नहीं हो रहा है। हालांकि इस तीनों के अंदर सब कुछ आ जाता है, दैट इज वाई, और इनके बाहर कुछ बच नहीं जाता। और इनफैक्ट आपके अदर जो इवेंट्स वगैरह जिनके बारे में जैसे जेट स्ट्रीम की बात की, प्रेशर सिस्टम्स की बात की, विंड सिस्टम्स की बात की, वो सब कुछ मिला के ही ये आपका मेरीडियोनल मॉडल बनता है। इसीलिए मैंने उन सबको पहले ले लिया और फिर मैंने इसको डिस्कस किया। ठीक है, तो ये आपके तीन सेल्स जो है वो कौन कौन से हैं, ऊपर से नीचे तक अगर जाए तो ऊपर आपका जो सेल है उसका नाम है पोलर सेल। ठीक है, इनके और भी अलग अलग नाम है जो हम लोग आगे चल के बात करेंगे। नेक्स्ट है आपका मिड लैटिट्यूड सेल, इसको फेरल सेल भी बोला जाता है, फेरल सेल के नाम से ज्यादा फेमस है। ठीक है, इसको फेरल सेल बोला जाता है। और ये लास्ट वाला जो है इसको हेडली सेल बोलते हैं, मतलब या फिर इक्वेटर के पास वाला जो है वो हेडली सेल बोला जाता है। ठीक है, हेडली सेल, फेरल सेल और ऊपर पोलर सेल। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे एक एक सेल कैसे कैसे फॉर्म हो रहा है, इसके क्या क्या कारण है, कैसे कैसे बन रहा है, वो सबको हम लोग देखेंगे बारी बारी से। स्टार्ट करेंगे हम लोग सबसे पहले आपके हेडली सेल से और फिर उसके बाद हम लोग एंड करेंगे आपके पोलर सेल पे। ठीक है, चलिए हेडली सेल, हेडली सेल की बात करते हैं। हेडली सेल को क्या कहा जाता है, एक और नाम क्या है, ट्रेड विंड सेल। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे ट्रेड विंड्स बहते हैं, दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रेड विंड सेल। ठीक है, हालांकि जो प्रोमिनेंट नाम रहता है वही आपका मोस्टली यूपीएससी के एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे आपके ट्रेड विंड सेल वगैरह मोस्टली नहीं पूछे जाते हैं, ऐसे शब्द वगैरह नहीं यूज किए जाते। जो प्रोमिनेंट नाम होगा वही यूज किया जाता है। जैसे हेडली सेल है तो वो फेरल सेल है, उनका नाम यूज किया जाता है। लेकिन फिर भी अदर जो नाम है वो भी आप लोगों को पता होने चाहिए, सो दैट आपके आंसर्स में कुछ इंप्रेशन बने, या फिर एग्जाम में अगर आता है कि हाँ ट्रेड विंड सेल को बताइए, मिड लैटिट्यूड सेल को बताइए, तो आप उसको कंफ्यूज ना कीजिए कि भाई ये किसकी बात कर रहा है, हेडली सेल की बात कर रहा है, फेरल सेल की बात कर रहा है, पोलर सेल की बात कर रहा है। इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। ओके, तो ये क्या है, कैसे है, वो देखते हैं। ठीक है, मैं आपको जो भी बताऊंगा वो सब कुछ ये मैप के ये आपके डायग्राम की वजह से बताऊंगा। ये डायग्राम सब डिटेलिंग जो भी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, जो यहाँ पे लिखा हुआ चीजें हैं उन सबको यहाँ पे मैं उसको डायग्रामेटिकली बताऊंगा तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे ये लिखा हुआ चीज जो है वो सब पढ़ के सुना के बता दूं, ये मेरा काम नहीं है एक्चुअली। मैं सच बताऊं तो मैं आपको एक्सप्लेन करना और समझाना ज्यादा पसंद करूंगा, बजाय एक एक लाइन को अंडरलाइन करके वो जैसे बाकी टीचर्स वगैरह करते हैं वैसा नहीं करना चाहता। ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका हेडली सेल की बात हो रही है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि आईटीसीजेड फॉर्म होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। यहाँ पे आपका ट्रेड विंड्स आते हैं और इस तरफ से भी ट्रेड, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स आते हैं, यहाँ पे साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स आते हैं और ये आके आपका एक जगह पे मिलते हैं। इस जगह को नाम दिया जाता है आईटीसीजेड और इसी को ही अल्टरनेटिव नाम एक और दिया है जो कि है डोल्ड्रम। ठीक है, ये सब भी हम लोग ने वहां पे डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो ना देखा तो प्लीज देख के आइएगा, नहीं तो यहाँ पे बहुत सारी चीज बाउंस आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वेटर पे आपका हैवी कन्वेक्शनल करंट्स हो रहा है अपर अपवर्ड डायरेक्शन में, या फिर वर्टिकल जो विंड्स है वो ज्यादा ताकतवर है एज कम्पेयर टू हॉरिजॉन्टल विंड्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटेंस हीटिंग हो रही है ना, मैंने आपको एग्जांपल के साथ बताया यहाँ पे ये रीजन जो है आपका इक्वेटर वाला रीजन है, ये कंटिन्यूसली हीटेड होता रहता है, इसके ऊपर सन का रेजेस कंटिन्यूसली पड़ रहा है। दैट इज वाई यहाँ पे बहुत ज्यादा हीटिंग की वजह से यहाँ पे हमेशा लो प्रेशर एरिया बना रहता है और यहाँ पे जो वर्टिकल विंड्स होते हैं वो ज्यादा एक्टिव होते हैं। वर्टिकल विंड्स का मतलब ये नहीं कि मतलब हवा नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, हवा नीचे से ऊपर तो जा ही रही है, लेकिन ये एज इन क्या बोलते हैं, ज्यादा हीट की वजह से जा रही है। ठीक है, ये एज ए ब्लो की तरह नहीं जा रही है कि आप वहां पे खड़े हो गए और नीचे से हवा आती रहेगी, ऐसा नहीं होने वाला। वो मूवी नहीं चल रही है कि साउथ की मूवी नहीं चल रही है कि हवा आ रहा है आपका सारा कपड़ा वपड़ा उड़ रहा है, या आप क्या बोलते हैं
जंप कर रहे हो ऐसे वैसे, वो सब मूवीज वगैरह टाइप का नहीं है। यहाँ पे जो विंड्स का डायरेक्शन है या फिर जो ग्रेडियंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, ना कि हॉरिजॉन्टली है, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे हवा जो होती है वो ऊपर के डायरेक्शन में मूव करती है, या एयर मास जो है वो ऊपर के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। होप तो आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। ये ऊपर की तरफ जब जाएगी तो मैंने आप लोगों को और भी एग्जांपल में बताया था कि इक्वेटर के रीजन में ज्यादा से ज्यादा आपके लैंड एरिया कम है, आपके ज्यादा से ज्यादा क्या है, आपके ओशन मास ज्यादा है। दैट इज वाई मॉइस्चर कंटेंट जो होता है इन एयर्स के अंदर बहुत ज्यादा होता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। दैट इज वाई ये जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो फिर क्लाउड फॉर्मेशन करता है। मैंने आप लोगों को बताया थंडरस्टॉर्म्स आते हैं 4 से 6 के बीच में, बहुत ही तेज इंटेंस रेनफॉल होती है। सब पिछले वीडियो में मैंने कंप्लीटली डिस्कस किया था अच्छी तरीके से, वहां पे आप लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं। फिर ऊपर जाके ये आपका ट्रोपोपॉज के पास आके ये एनविल फॉर्मेशन करता है, ये इसको एनविल कहा जाता है एक्चुअली, ठीक है। एनविल, एनुअल फॉर्मेशन, ये भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है एनुअल फॉर्मेशन क्या होता है। तो ये एक इवेंट है, एनुअल फॉर्मेशन इसको कहा था। ये आपके क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स वगैरह में पाया जाता है, ठीक है। जो आपके ये जो आयरन स्मिथ्स होते हैं उनके पास जो जिसके ऊपर उन लोग आयरन की काम करते हैं उसको एनविल कहा जाता है, ठीक है। तो इसके लिए एनविल सेम वैसा ही दिखता है, दैट इज वाई इट इज नोन एज एनविल, ओके। खैर यहाँ पे थंडर स्टॉर्म्स होगा, काफी हाई इंटेंसिटी का रेनफॉल होगा, काफी जोरदार बारिश, मतलब बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, बहुत ही कड़कड़ाती हुई बारिश होगी। फिर इससे ये जो हवा बाहर ऊपर की तरफ जाके ब्लॉक हो जा रही है, हम लोग को बारिश से कोई लेना देना नहीं, जो ऊपर जाके ब्लॉक हो जा रही है, यहाँ पे ट्रोपोपॉज पे जाके जो ब्लॉक हो जाएगी वो आपके नॉर्दर्न डायरेक्शन में और सदर्न डायरेक्शन में मूव करेगी। देखिए आप इसको सदर्न पकड़ सकते हो या फिर नॉर्दर्न पकड़ सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। एक साइड जो हो रहा है वो दूसरे साइड भी कॉपी पेस्ट होने वाला है, वैसा है मिरर इमेज बनने वाला। तो दोनों तरफ देखने की जरूरत नहीं है, एक साइड का देख लिया तो फिर लाइट जिंगा ला, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नॉर्दर्न साइड का देख रहे हैं क्योंकि हम लोग नॉर्थ में आते हैं। तो यहाँ पे आपका एनुअल फॉर्मेशन होगा, और जो ये एयर मास जो ऊपर की तरफ मूव किया है वो आपका पोल्स की तरफ भागेगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था क्यों पोल्स की तरफ भागेगा। एक तो फर्स्ट थिंग तो नीचे से थ्रस्ट आ रहा है, इसकी वजह से ऊपर जा रहा है, ऊपर और जा नहीं सकता, तो इसके लिए वो साइड में जाने वाला है। सेकंड थिंग, यहाँ से जो राइज कर रहा है उसका टेम्परेचर हाई होता है, इसका जो एयर मास है इसकी टेम्परेचर हाई होती है, और आपके पोल्स पे टेम्परेचर बहुत लो होता है। दैट इज वाई ये एयर क्या करेगा, भागने की कोशिश करेगा पोल्स की तरफ, ठीक है। इस तरीके से और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। आपका अर्थ का रोटेशन, कोरियोलिस फोर्स बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, कोरियोलिस फोर्स, फेरल का नियम, ये सब लगता है। दैट इज वाई ये क्या बोलते हैं, आपका पूरा का पूरा जो ये जो एयर मास ऊपर राइज कर रहा है वो आपका पोल्स की तरफ भागना स्टार्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये पोल्स की तरफ जब भागना स्टार्ट करेगा तो कुछ वजह से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो कोरियोलिस फोर्स का फैक्टर है। लेकिन आप लोग को, आप वहां पे जैसे आप मेंस में लिख रहे हो तब तो आप मेंशन कीजिएगा कोरियोलिस फोर्स की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर आपको खुद के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अगर आपको रखना है तो आप समझ सकते हैं कि जो भी आपको सही बेटर लगे। कि आप, मैं जैसे याद रखता कि ये आते आते यहाँ पे थक जाता है और थक जाके यहाँ पे नीचे बैठना स्टार्ट करता है, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है कि ये आपका जो कोरियोलिस फोर्स का नियम है या फेरेल्स का जो लॉ है वो कहता है कि आपके ऊपर जाने के बाद ये अपने राइट डायरेक्शन में जाता है। तो ये ऊपर जब मूव करता है तो ये इसका राइट डायरेक्शन होता है, ठीक है। ये आपका इस तरफ से राइट डायरेक्शन होता है, दैट इज वाई ये ऐसे नीचे की तरफ जाता है। हम लोग इस तरफ से देख रहे हैं तो ये लेफ्ट डायरेक्शन हो सकता है, लेकिन एक्चुअली में उसके लिए ये राइट डायरेक्शन होता है, राइट की तरफ ये टर्न लेना स्टार्ट करता है, ओके। और ये ऐसे सर्कल करके ये ऐसा घूमना स्टार्ट करेगा, ओके। तो ये इस तरीके से सर्कुलर मॉडल ये बनाना स्टार्ट कर देगा। इसी को कहा जाता है हेडली सेल। ये पूरा का पूरा ऐसे आप जो सर्कल बन रहा है इसको कहा जाता है हेडली सेल। ये जो नीचे की तरफ आ रहा है यहाँ पे आपका हाई प्रेशर बनेगा, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, जिसके बारे में कल हम लोग बात किया था। यहाँ पे आपका इसको हॉर्स लैटिट्यूड भी कहा जाता है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट भी कहा जाता है। ये वो वाला बेल्ट है, ठीक है। अगर आप लोगों ने वीडियो ना देखा तो प्लीज आप लोग वहां से देख के आइए, तब आप लोग यहाँ पे समझ आए, नहीं तो कंफ्यूजन बहुत सारा डेवलप होगा, फिर आप लोग कमेंट्स भर दोगे पूरा का पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबडक्शन हो रहा है, ये जो नीचे की तरफ आ रहा है, इसको कहा जाता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट या फिर हॉर्स लैटिट्यूड भी कहा जाता है, ओके। दिस इज द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, जिसकी वजह से आपका डेजर्ट का फॉर्मेशन होगा, आपके क्या बोलते हैं डेसिकेटिंग इफेक्ट्स वगैरह होंगे। ये सब चीजें सब इसी की वजह से होने वाले हैं, हम लोगों ने पिछले वीडियो में सब डिस्कस किया है। फिर ये यहाँ पे जब जमीन पे आएगा तो यहाँ पे टकराने के बाद ये वापस फिल करना स्टार्ट करेगा। एक तो इस तरफ ब्रांच आउट हो जाएगा, एक इस तरफ ब्रांच आउट हो जाएगा, जस्ट लाइक आपके यहाँ पे जैसे हुआ था कि हवा ऊपर की तरफ गई और ये दोनों डायरेक्शन में ब्रांच आउट हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे जब नीचे आ रही है तो सेम ये दोनों तरफ ब्रांच आउट हो जाएगी, ठीक है। अब जो ये वाली जो विंड है जो इस साइड आ रही है आपकी, इस साइड आपकी इक्वेटर की तरफ जो मूव कर रही है, इसको कहा जाएगा ट्रेड विंड, ट्रेड विंड, ठीक है। ये वही ट्रेड विंड है जिसके द्वारा ट्रेड्स वगैरह होता है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ट्रेड विंड, ओके।
तो ये आपके इक्वेटर पे जो ये जो हवा ऊपर चली गई थी उसको फिल करने का, उस लो प्रेशर को फिल करने के लिए ये जाती है, ठीक है। दैट ये जो हवा यहाँ से घूम के आ रही है, सॉरी, ये जो आपका सबडक्ट हो रही है आपके सब ट्रॉपिकल हाई से, वो आपका ट्रेड विंड के रूप में आपके इक्वेटर के जो लो अभी अभी फॉर्म हुआ था उसको फिल करने के लिए भागती है, ठीक है। इसको कहा जाता है आपका ट्रेड विंड, ओके। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और साउथ वेस्ट ट्रेड विंड आपके सदर्न हेमिस्फीयर में। होप करता हूं आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, ओके। एंड सेकेंड थिंग, जो ये हवा नीचे की तरफ बैठी है और ये इस तरफ जो जा रही है, ठीक है, इस तरफ जो जा रही है, इसको कहा जाता है वेस्टर्लीज। ये आपके चाहे नॉर्दर्न पार्ट में हो चाहे सदर्न पार्ट में हो, इसको वेस्टर्लीज ही कहा जाता है, ठीक है। इसको साउथ वेस्ट वेस्टर्लीज कह सकते हैं, और क्या बोलते हैं, अदर अदर नाम से जाना जाता है, हालांकि इसको सिंपली आप नाम याद रखिएगा, वेस्टर्लीज ही इसका नाम है, ओके। ये वेस्टर्लीज के नाम से जाना जाएगा। होप करता हूँ आप लोग का हेडली सेल कंप्लीट हो गया। आपका हेडली सेल यहाँ से राइज किया, ऊपर गया, एनुअल फॉर्मेशन किया, यहाँ से फिर सबडक्ट किया, हाई प्रेशर पे गिरा, और फिर यहाँ पे आपका ट्रेड विंड बन के वापस से इक्वेटर लो की तरफ भागना स्टार्ट किया। होप करता हूँ इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा, इतना आप लोग का कंफ्यूजन जो भी रहा होगा वो खत्म हो गया। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो यहाँ पे आप लोग को समझ में आना चाहिए, कि यहाँ पे ये राइजिंग ऑफ द एयर हो क्यों रहा था। ड्यू टू इंटेंस हीटिंग कॉज्ड बाय द सन रेज, या इंसोलेशन की वजह से, इंसोलेशन की वजह से यहाँ पे हीटिंग की वजह से आपका एनुअल फॉर्मेशन या फिर आपका राइजिंग ऑफ द एयर हो रहा था। तो दैट इज वाई इट इज नोन एज थर्मली इंड्यूस्ड सेल, ठीक है। इसको कहा जाता है थर्मली इंड्यूस्ड बेल्ट, सॉरी बेल्ट या सेल दोनों में यूज किया जा सकता है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो आपका इक्वेटोरियल लो बन रहा है इसको कहा जाता है थर्मली इंड्यूस्ड बेल्ट, ओके। ये आपका होप करता हूँ आप लोग समझ में आ गया। सेम आपका थर्मली एक और यहीं पे है, तो यहीं पे कंप्लीट कर देता हूँ। आपका यहाँ पे नॉर्थ पोल पे, यहाँ पे आपका टेम्परेचर की वजह से ही हो रहा है, ठीक है। टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर बन रहा है। यहाँ पे जो हाई प्रेशर है नॉर्थ पोल पे, वो किस लिए है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही लो है, इंटेंसली लो है। दैट इज वाई यहाँ पे आपका सबडक्शन हो रहा है, हाई प्रेशर बन रहा है, ठीक है, हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले वाले वीडियो में। तो ये जो आपका सबडक्शन हो रहा है ये चूंकि टेम्परेचर की वजह से हो रहा है, दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज थर्मली इंड्यूस्ड बेल्ट या फिर थर्मली इंड्यूस्ड सेल, ठीक है। हालांकि सेल नहीं यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो सेल्स है वो 3 ही है और बेल्ट 4 है, ठीक है, वो हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। तो ये इक्वेटोरियल लो और आपका नॉर्दर्न हाई जो है, इसको दोनों को हम लोग थर्मली इंड्यूस्ड सेल्स कहा जाता है, और ये दोनों को डायनेमिकली इंड्यूस कहा जाता है। कैसे डायनेमिकली इंड्यूस कहा जाता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। होप करता हूँ आप लोगों का हेडली सेल कंप्लीट हो गया। अब चलिए आते हैं फेरल सेल के ऊपर, ठीक है। फेरल सेल से पहले मैं पोरल सेल कर दूंगा तो फेरल सेल आपको आसानी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए हम लोग क्या किए, ये यहाँ पे आप नॉर्थ पोल पे देखिए, नॉर्थ पोल पे क्या हो रहा है, आपका टेम्परेचर बहुत ही कम है जिसकी वजह से सबडक्शन हो रहा है, ठीक है। आपका जो एयर मास है उसका सबडक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, मतलब आपका जितना आप कूल करोगे उतना सामान कॉन्ट्रैक्ट होता चला जाता है, ठीक है। तो ये गैसेस सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे सबडक्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, हाई प्रेशर सेल बन रहा है। हाई प्रेशर सेल बन रहा है, ये हवा जो आपके पोल्स के ऊपर आ रही है वो कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ ही जाएगी। अब ऊपर तो वापस जा नहीं सकती, ऊपर से पूरा का प्रेशर प्रेशर आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगी, आपके नीचे की तरफ भागेंगे, ठीक है, आपके साउथ की तरफ भागेंगे। इनको कहा जाता है पोलार ईस्टर्लीज, ठीक है, पोलार ईस्टर्लीज, डिपेंडिंग अपॉन कौन से रीजन में। जनरली इनका नाम ईस्टर्लीज या पोलार ईस्टर्लीज करके आप पा जाएंगे, ठीक है। ये जो आपका ये जो दिख रहा है ये आपका पोलर ईस्टर्लीज है। ये नीचे की तरफ आ रही है, जो ऊपर से सबडक्ट हुई वो नीचे की तरफ ऐसे मूव कर रही है टुवर्ड्स द 60 डिग्री नॉर्थ या साउथ की तरफ वो मूव करना स्टार्ट कर रही है। अब यहाँ पे मैंने यहाँ से बताया था कि यहाँ पे सबडक्ट होके ये हवा आ रही है, ठीक है। ये जस्ट अभी मैंने आपको बताया यहाँ से सबडक्ट होके हवा आ रही है और यहाँ से भी सबडक्ट होके हवा आ रही है, ठीक है। ये आपका पोलर ईस्टर्लीज यहाँ से आ रहा है और यहाँ से वेस्टर्लीज आ रहे हैं। तो एक बीच में फ्रंट बनता है, ठीक है। इसी प्रोसेस को फ्रंटोजेनेसिस कहा जाता है, जो हम लोग साइक्लोन्स में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे आपके फ्रंट्स बनते हैं, ठीक है। इसको फ्रंट बोला जाता है, पोलर फ्रंट के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके साइक्लोन्स के फॉर्मेशन के लिए, खास तौर से टेम्परेट साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इसके वजह से आपके जेट स्ट्रीम में भी बहुत सारे बदलाव वगैरह देखे जाते हैं, वो हम लोग कभी और डिस्कस कर लेंगे, ओके। तो यहाँ पे दोनों के दोनों आए टकराए, यहाँ पे फ्रंटोजेनेसिस होगा और ये पूरा का पूरा जो हवा रहेगा वो एक दूसरे को ऊपर लिफ्ट करने का स्टार्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे अब हाई प्रेशर बनता चला जाए, सॉरी लो प्रेशर बनता चला जाएगा ना। दोनों आके टकरा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हाई प्रेशर से जो हवा आई, यहाँ से हाई प्रेशर से जो हवा आई, वो यहाँ पे आके टकरा रहे हैं। तो टकराने की वजह से क्या होगा, दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस नहीं कर सकते, तो दोनों एक दूसरे को मूव करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में। होप करता हूँ आप लोगों को डायग्राम अच्छी तरीके से 3D
प्रैक्टिकली आप इमेजिन कर पा रहे हो अच्छी तरीके से। ये एक्चुअली में ऐसी तरीके से होता है, तो आप लोग को समझना पड़ेगा और थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर यूज करना पड़ेगा कि दोनों तरफ से ऐसे हवा आ रही है और एक दूसरे टकरा के ये ऊपर की तरफ मूव करती है, जमीन के अंदर जा नहीं सकती तो फिर ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करती है। और ये मूवमेंट की वजह से, एक दूसरे को मूवमेंट की वजह से यहाँ पे लो प्रेशर बनता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हवा का यहाँ से भाग रही है ना, बाहर की तरफ भाग रही है। जैसे कि इक्वेटर पे हुआ था, इक्वेटर पे भी हवा बाहर की तरफ भाग रही थी, तो इसी वजह से यहाँ पे लो प्रेशर बना था। यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन हो रहा है, तो यहाँ पे जो हवा भाग रही है ये भी आपका लो प्रेशर बनाएगी यहाँ पे। और ये जो दोनों के एरिया में लो प्रेशर जो बन गया, इसके इस रीजन को इसके लिए बोला जाता है डायनेमिकली इंड्यूस्ड लो प्रेशर। ठीक है, इसको कहा जाएगा डायनेमिकली इंड्यूस्ड लो प्रेशर और इसको कहा जाएगा डायनेमिकली इंड्यूस्ड हाई प्रेशर। होप करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया। यहाँ पे थर्मली इंड्यूस्ड हाई प्रेशर था और थर्मली इंड्यूस्ड लो प्रेशर था, उसका उल्टा यहाँ पे डायनेमिकली इंड्यूस्ड हाई प्रेशर है और यहाँ पे डायनेमिकली इंड्यूस्ड लो प्रेशर है। ठीक है, तो ये हवा ऊपर की तरफ जाएगी और सेम आपके ट्रोपोपॉज से टकराएगी और आपका यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट करेगी दोनों साइड में। ठीक है, सेम वैसे जैसे आपके इक्वेटर पे हुआ था, दोनों साइड में ऐसे डाइवर्ज करेगी ऑटोमेटिकली और वहां से ये अपने रिस्पेक्टिव सेल्स को कंप्लीट करने का काम करेगी। जो यहाँ पे हवा इसने ऊपर भागा तो ये यहाँ से ये आधी इस तरफ चली गई, आधी उस तरफ चली गई और ये पूरा के पूरा जो सेल्स हैं, जो बचे हुए सेल्स थे आपके पोलर सेल और फेरल सेल, उसको कंप्लीट कर देगी। वो कहता आप लोगों को समझ आएगा। तो मैंने पोलर सेल समझाया, हेडली सेल समझाया, फेरल सेल ऑटोमेटिकली उसी के अंदर बन गया। तो इसमें और भी ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं। यही जो चीज़ें हैं, जो यही सब चीज़ें हैं, वही सब यहाँ पे थ्योरेटिकल फॉर्म में यहाँ पे लिखी हुई है कि ट्रेड विंड बिल्ड है कैसे बनता है। यहाँ पे आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट रहेगा, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट रहेगा। इक्वेटोरियल लो प्रेशर से आपका हवा इस तरफ जाएगी, वैसे जाएगी, एयर राइज करेगा, डाइवर्ज करेगा, पोल्स ऑन द टॉप करेगा। ये सब चीज़ें सेम जो मैंने आपको अभी अभी समझाया वो सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। आप लोग चाहे थियरी से पढ़ना पसंद करें तो थियरी से पढ़ सकते हैं, वरना जो मैंने आप लोगों को समझाया उसको अगर आप लोगों ने समझ डाला तो लाइफ झिंगा लाला, वो कभी दिमाग से निकलने वाला नहीं है। ठीक है, इसी का सेम आपका कॉपी पेस्ट हो जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो आप लोग को एक का आप लोगों ने पढ़ लिया तो दूसरे को समझाने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम में क्या होता है कि कुछ तो निटिग्रिटीज आप लोग को समझा देना पड़ेगा कि यहाँ पे जैसे आप लोगों ने नॉर्थ पोल लिख दिया, साउथ पोल, ऐसा मत यूज कीजिए। आप इसको पोल लिखिए, सिंपल पोल लिखिए। ठीक है, और यहाँ पे इक्वेटर लिखिए, तो समझने वाले के ऊपर है कि भाई वो पोल कौन से साइड का है। ठीक है, यहाँ पे भी आप नॉर्थ या साउथ अगर लिखना चाह रहे तो लिखिए, तो दोनों लिखिएगा। ठीक है, एंड एस दोनों भी लिखिएगा, 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऐसे करके लिखिएगा। बजाय उसके आप 60 डिग्री 30 डिग्री ऐसे करके लिख देंगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस वहाँ पे नॉर्थ पोल या साउथ पोल ऐसे मेंशन करिएगा, तो सब में मेंशन कीजिएगा, नहीं तो फिर किसी में भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ये सब छोटे मोटे चीजें हैं जो कि आप लोग को जीएस के पेपर में या ऑप्शनल के पेपर में दोनों में भी काम देता है। ठीक है, तो इसके बाद आप लोग का पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम है, इसी को मिड लैटिट्यूड जेट स्ट्रीम बोलते हैं, इसी को फेरल सेल भी बोलते हैं, जिसको हम लोगों ने बात किया था। इसको पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम क्यों बनता है, तो मैंने आपको जस्ट बताया कि यहाँ पे पोलर फ्रंट्स बनाता है ये। ठीक है, आपका फेरल सेल जो है यहाँ पे फ्रंट बनाता है, दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम सेल, सॉरी। ठीक है, इस तरीके से इसका एक और नाम है। ठीक है, ये भी आप लोगों को नाम पता होना चाहिए। लास्टली जो पोलर सेल था उसके बारे में हम लोग बात किया कि पोलर सेल तो पोलर सेल है, हेडली सेल, फेरल सेल, पोलर सेल, 3 सेल्स है। तीनों के बारे में मैंने बहुत अच्छी तरीके से डिस्कशन यहाँ पे कर दिया, कैसे बनता है, क्यों बनता है, डायनेमिकली इंड्यूस्ड क्या होता है, थर्मली इंड्यूस्ड क्या होता है, वो सब कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। आप लोग अच्छी तरीके से इसको समझ लीजिए। नहीं समझ में आया तो वापस से वीडियो देखिएगा, अगर फिर भी ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। लास्टली देखते हैं इसका सिग्निफिकेंस, ट्राइसेलुलर मेरीडियोनल मॉडल का सिग्निफिकेंस क्या है। तो ऑलरेडी हम लोगों ने इसको पहले भी डिस्कस किया हुआ है, लेकिन वापस एक बार देखते हैं। फर्स्ट, हीट बैलेंस मेंटेन करने का काम करता है। मैंने आपको बताया था कि भाई आप लोग के यहाँ पे हीट बजट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाई किस तरीके से आपके जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पे बहुत इंटेंस हीट है, या फिर यहाँ पे वो एनर्जी सरप्लस रीजन है। ठीक है, एनर्जी सरप्लस रीजन है, और इसके बाद का जो रीजन है आपका पोल्स तक, उसको एनर्जी डेफिसिट रीजन कहा जाता है। तो अगर यहाँ से हीट का बैलेंस ना बनाया गया या यहाँ से एक्सेस हीट वहाँ पे ट्रांसफर नहीं की गई और वहाँ से एक्सेस कोल्डनेस यहाँ पे ट्रांसफर नहीं की गई, तो धरती के ऊपर एक ऐसा जगह होगा जहाँ पे एक्सेसिव टेम्परेचर होगा 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और ऐसा भी जगह होगा जहाँ पे -200 300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होगा, जो कि रहने के लिए बिल्कुल भी वाजिब नहीं होगा। दैट इज वाई हम लोग हीट ये आपका जो मेरीडियोनल मॉडल है, ये आपका जो एयर मूवमेंट हो रहा है उसकी वजह से हीट बैलेंस मेंटेन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हेडली सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द
हैवी प्रेसिपिटेशन अलोंग द इक्वेटोरियल रीजन। मैंने आपको बताया कि आपके हेडली सेल की वजह से जो आपका फर्स्ट वाला सेल है उसी की वजह से आपके इक्वेटोरियल वाले रीजन में यहाँ पे हैवी प्रेसिपिटेशन होने वाला है। तो ये आप लोग का एक चीज होगा। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ जेट स्ट्रीम। मैंने आपको बताया था कि फ्रंटोजेनेसिस होगा, फ्रंट का फॉर्मेशन होगा, जिसकी वजह से जेट स्ट्रीम भी इंटेंसिफाई होता है। इनफैक्ट आपका सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम भी इसी के ऊपर बहुत ही ज्यादा वर्क करता है, और आपका जो पोलर जेट स्ट्रीम है वो भी इसी के ऊपर ही काम करता है, फ्रंटोजेनेसिस वगैरह के ऊपर ही काम करता है। जेट स्ट्रीम वाला वीडियो अगर ना दिखा तो उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टेम्परेट साइक्लोन जो है वो आपके फेरल सेल और पोलर सेल के टकराने की वजह से बनता है, जैसे मैंने आपको बताया फ्रंटोजेनेसिस होगा और यहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन्स वगैरह बनेंगे। मैंने आपको जस्ट अभी दिखाया, चलिए दिखा देता हूँ वापस से। ये फेरल सेल और पोलर सेल के बीच में यहाँ पे आपका टेम्परेट साइक्लोन्स वगैरह बनते हैं। ओके ओके। नेक्स्ट है आपका ऑफशोर ट्रेड विंड्स वगैरह की वजह से डेसिकेटिंग इफेक्ट क्रिएट होता है, और आपके यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई के पास जितने भी मैंने दिखाया था कि जो डेजर्ट वगैरह पाया जाता है वो इसी रीजन में पाया जाता है, इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाईज है, दैट इज वाई यहाँ पे सारे के सारे डेजर्ट वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ईस्टर्ली और वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जहाँ टकराती है वहाँ पे फ्रंटोजेनेसिस होता है, मैंने आपको दिखाया। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो आपके हेडली सेल के मैनिफेस्टेशन है एक तरीके से, ठीक है। हेडली सेल देखिए, हेडली सेल ऐसे काम कर रहा है, यहाँ से जो हवा नीचे की तरफ सबडक कर रही है उसी की वजह से यहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन में सारे के सारे डेजर्ट्स वगैरह बने पड़े हैं, ठीक है। तो ये आपका मैनिफेस्टेशन है आपके हेडी सेल का। लास्टली बट नॉट द लीस्ट, आपका फेनोमेना ऑफ मानसून जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होता है बाय द हेडली सेल के प्रकोप की वजह से, या फिर कभी जो आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है वो आपके फेरल सेल से भी क्या बोलते हैं इफेक्ट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग सिग्निफिकेंस देखते हैं, और भी छोटे मोटे सिग्निफिकेंस है वो भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं अपने मर्जी से। बस इतना ही पढ़ डाला तो आपका ये झिंगा लाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक ऐसे पढ़ते रहे। थैंक यू वेरी मच, बाय।